नमस्कार, मुद्दा आपका लेकर मैं आकांक्षा हाजिर हूं। देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी और संवैधानिक मान्यता विवाद पर बहस जारी है और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं विद्या राजपूत, जो कि तृतीय लिंग से हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं मेघा इंदुवानी से रेणुपाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम शुक्ला, साथ ही दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर विकेश त्रिपाठी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार जी। सबसे पहला जो सवाल है सत्यम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जो ये बहस छिड़ी हुई है, क्या वास्तव में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए? भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सीधा सिद्धांत है जियो और जीने दो। जब तक उस व्यक्ति से या उस जीव से या जो भी लोकतंत्र में है हिस्सेदार, उनसे किसी दूसरे को खतरा ना हो। अगर आप विश्व के जो अच्छे वैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञानी हैं, साइंटिस्ट हैं, यदि उनको पढ़ेंगे और जानेंगे उनसे, तो तृतीय लिंग और समलैंगिक ये ऐसे गुण हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। ये किसी मनुष्य के संस्कार से नहीं आते। ये कोई माता पिता जो है ये उनके हाथ में नहीं होता कि उनकी संतान किस प्रकार की संतान उत्पत्ति होगी, और उस संतान का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर प्रकृति ने उसे ऐसे ही इस दुनिया में भेजा है तो वो निर्दोष है। इसके अलावा ये तृतीय लिंग और समलैंगिक जो है ये जीव जंतु में भी पाया जाता है। अब जब इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ना माता पिता का ना उस संतान का, तो ऐसी स्थिति में यदि हम इनको लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में जीने के लिए एक अच्छा वातावरण नहीं देंगे तो ये कहां तक उचित होगा। मुझे लगता है कि इन्हें भी जीने का अधिकार है, बल्कि मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के चाहता हूं कि ऐसे लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिले। देखिए, इसको जो मुझे सुन रहे हैं वो दर्शक और मैं और यहाँ स्टूडियो में बैठे बहुत सारे साथी जो हैं, हम लोग एक नॉर्मल मनुष्य हैं, हम एक सामान्य जीवन जीते हैं, पर ऐसे भाग्यशाली हर माता पिता या हर बच्चा नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज में उनको स्थान देना होगा। और जैसे आरक्षण का जो आधार होता है वो सामाजिक समानता है, आर्थिक सुरक्षा है। इसके अलावा उस जो जनसंख्या भी उनके पर एक बहुत बड़ा बिंदु है। तो इस आधार पे इन लोगों को तो एक कदम बढ़ के आरक्षण भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब सामाजिक स्वीकारता बढ़ेगी वो केवल आरक्षण से बढ़ेगी, जब इन्हें बड़े बड़े अधिकारी के पदों में या इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें हम समाज में स्वीकार करेंगे। आप सोचिए कि यदि हम में से कोई भी दर्शक जो देख रहे हैं, यदि हमारे परिवारों में ऐसे बच्चे हो जाते तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देते? इस चीज को आप जरूर सोचिएगा आगे चर्चा में। सत्यम, आपके विचार से हमारे बाकी के साथी कितने सहमत हैं ये हम जानेंगे। रेणुपाल, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि संविधान में केवल विपरीत लिंगी विवाह को ही मान्यता दी गई है और समाज में ही समान लिंगी संबंधों को अप्राकृतिक या फिर कुकर्म मानता है। इसमें आपका क्या मत है? मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं और हमारी संस्कृति है, जैसा चला आ रहा है ये सारी चीजें, हमारा जो समाज है प्राकृतिक पर निर्भर है। हमारे देवता प्राकृतिक हैं, हर चीज। लेकिन ये जो आज जो विषय चल रहा है ये प्रकृति के विरुद्ध है। कैसे हम इसको मान ले? हमारी आने वाली पीढ़ी क्या होगी? जैसे अभी भैया ने कहा कि हमारे अगर बच्चे ऐसा करना चाहें तो क्या हम उसको परमिशन देंगे? क्या नहीं, हम समझाएंगे, हम अपनी धर्म संस्कृति की जानकारी देंगे। ठीक है, आप तृतीय लिंग की बात कर रहे हैं तो उनके साथ परेशानी आ सकती है, लेकिन एक लड़की के साथ तो आने वाली पीढ़ी क्या शिक्षा मिलेगी? हमारा तो समाज समाप्त हो जाएगा, हिंदू धर्म का पूरा समापन हो जाएगा। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और ये आप बोल रहे हैं कि कानूनी, संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा गया है कि भाई आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, महिला महिला नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, भाई जो नियम है कि महिला का विवाह पुरुष से होगा, पुरुष का विवाह महिला से होगा, तो ये है। आप इसको समाज के में ये गलत दिशा में लेके जा रहे हैं समाज को, जिसके कारण आने वाले हमारी पीढ़ी पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप इसको जनसंख्या की तरफ बता रहे हैं, तो जनसंख्या के लिए है हमारे पास हमारा क्या बोलते हैं, जनसंख्या नियंत्रण नियम, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। लेकिन ये कोई जनसंख्या नियंत्रण का नहीं हो सकता। और रहा वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं, वैज्ञानिक नहीं हो सकता। हाँ, होते हैं बच्चे कुछ ऐसे, लेकिन समाज को स्वीकार करना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, लेकिन ये तृतीय लिंग के लिए। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं, जो समझदार हैं, आज हम उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनको पढ़ा लिखा के एक ऊंचे पद पे ले जा रहे हैं। लेकिन बच्चे किस दिशा की ओर जा रहे हैं कि हम शिक्षित हैं, हम सही निर्णय ले सकते हैं। कौन सा निर्णय ले रहे हो आप? समाज के विरुद्ध।
जी, प्रकृति के विरुद्ध। जी बिल्कुल। डॉक्टर विकेश त्रिपाठी दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कानूनी पक्ष क्या कहता है, डॉक्टर विकेश से हम जानेंगे। जी मैडम नमस्कार। पहले तो आपके सभी दर्शकों को और आपको बधाई इस समसामयिक परिचर्चा को आयोजित करने के लिए। दूसरी बात, देखिए, जब समलैंगिक संबंधों की हम बात करते हैं तो जहां तक कानून की बात है, संविधान की बात है, तो हमें दो चीजें समझनी होंगी। एक तो कि समलैंगिक व्यक्तियों के बीच में जो शारीरिक संबंध बनते हैं वो उसकी कानूनी वैधता, और दूसरी की जब ये समलैंगिक व्यक्ति किसी सामाजिक संस्कार में जुड़ते हैं, शादी, उसकी कानूनी वैधता। तो भारत में 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक नाज फाउंडेशन नाम की संस्था ने एक पहली बार एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें ये हुआ कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 377 है, जो ये बात कहती है कि जो शारीरिक संबंध है, जो वो सिर्फ जो है वो उसकी प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वो ये है कि विपरीत लिंगियों में ही संबंध हो, और अगर कोई समलैंगिक संबंध स्थापित होता है इवन वो सहमति से ही, तो वो अवैध है। और ये कानून, ये अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया कानून था, जो कि भारतीय दंड संहिता में चला आ रहा था। जब 2001 में ये पिटीशन फाइल हुई नाज फाउंडेशन के नाम से, तो इस पे काफी हियरिंग्स चली। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 2006 में नाज फाउंडेशन के केस में ये कहा, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब कहा कि अब ये अपराध नहीं रहेगा। लेकिन इस दिल्ली हाईकोर्ट की इस व्यवस्था को आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन के केस में इसको चैलेंज किया गया, जहां फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि नहीं, जो है ये समलैंगिक शारीरिक संबंध अवैध है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो है चाहे सहमति से या बिना सहमति से अप्राकृतिक संबंध, समलैंगिक संबंध को सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी। 2013 में फिर पुनः जो है 2018 में हमारे सामने आता है नवतेज सिंह जौहर का केस, जिसमें एक बार दोबारा ये मुद्दा आता है समलैंगिक संबंधों की कानूनी वैधता की। उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी, और ठीक विपरीत व्यवस्था जो सुरेश कुमार कौशल में उसने धारा 377 को संवैधानिक रूप से वैध माना था और समलैंगिक संबंधों को कहा था कि अपराध माने जाएंगे। इसके ठीक विपरीत धारा 377 को खास करके जब समलैंगिक लोग शारीरिक संबंध और सहमत से बनाया गया। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि नवतेज सिंह जौहर में जो 2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी, वो सिर्फ इतना ही कहा कि अगर सहमति से दो समलैंगिक लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं तो अब वो अपराध नहीं माना जाएगा, और इस स्तर तक धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये तो बात रही कि समलैंगिक लोगों में शारीरिक संबंध की, तो वो आज जो है भारत में पूर्ण रूप में वैध है कि दो समलैंगिक लोग आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं, साथ में रह भी सकते हैं। अब बात होती है कि समलैंगिक लोगों में विवाह की। तो अभी इस व्यवस्था के आने के बाद 2018 के बाद तमाम सारे उच्च न्यायालयों में पिटीशंस फाइल की गई कि अब जबकि शारीरिक संबंध समलैंगिक लोगों के बीच में वैध हो गया है, संवैधानिक हो गया है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, तो अब इनको शादी करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए, विवाह का भी अधिकार दिया जाना चाहिए। इस पे जो है केरल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई। एक नहीं वो दाखिल की गई जिसमें पिछले 10 सालों से दो समलैंगिक लोग जो रह रहे थे, और एक तो दूसरी जो पिटीशन आई उसमें 17 सालों से दो समलैंगिक लोग साथ रह रहे थे। उन्होंने सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में ये PIL डाली और कहा कि हमें मैरिज करने का अधिकार दिया जाए, ये हमारी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लिबर्टी, हमारे जीवन जीने के अधिकार में समाहित है। और तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे उच्च न्यायालयों में जो इस तरह के मामले लंबित थे, और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय में इन सारे प्रकरणों को एक साथ क्लब करते हुए एक बेंच बनाई जिसमें हियरिंग हुई, और चूंकि मामला संवैधानिक रूप से निर्धारित करना था कि समलैंगिक लोगों को विवाह के अधिकार दिए जाए या नहीं जाए, तो फिर ये एक इस पे संवैधानिक पीठ गठित हुई, और जो संवैधानिक पीठ आज 7वें दिन इस पे जो हियरिंग चल रही है उस पे हियरिंग चल रही।
जी। और इस पे जो भारत सरकार का स्टैंड है वो ये है कि पहले तो ये समलैंगिक संबंध जो है लोगों को विवाह का अधिकार जो है देने में कई सारी विधिक अड़चने हैं। जी। दूसरी चीज कि ये भी कहना है केंद्र सरकार का कि अगर ऐसा कुछ इस तरह के कोई अधिकार दिए जाने भी तो ये काम विधायिका का है और ये काम जो है भारत की संसद कर सकती है और ये काम भारत की संसद पे छोड़ देना चाहिए कि चर्चा पर चर्चा की बात करें। और ये जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की परिक्षेत्र से बाहर है क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। इस पे तो ये बात अभी भारत सरकार कह रही है। तो आज की स्थिति ये है कि एक संवैधानिक पीठ जो है, मैं कानूनी स्थिति आपको बता रहा हूं कि इस पे पिछले 7 दिनों से हियरिंग चल रही है। आदरणीय तुषार मेहता जी भारत सरकार का पक्ष रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है। और जहां तक देखिए मेरे अपने मत की बात है तो मैं भी ये मानता हूं कि इस तरह के मुद्दों पे जहां विशेष करके समलैंगिक लोगों के विवाह का अधिकार देने के, उनको साथ में रहने का और शारीरिक संबंध बनाने का पहले ही उनके अधिकार 2008 में डॉक्टर सिंह जौहर के जजमेंट से मिल चुका है। इस मुद्दे पे मुझे लगता है संसद में ही इस पे चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए और संसद के द्वारा पारित कानून अगर हमारे संसद महोदयों को, जो कि हमारी जनता के प्रतिनिधि हैं, जो हमें वो संसद में हमें जो है प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं, चर्चा पर चर्चा करके एक कानून पारित हो और उसके हिसाब से कि उन्हें दिया जाना या नहीं जाना चाहिए ये संसद के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने सारे मत को रखा। डॉक्टर विकेश जी आपकी तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ तृतीय लिंग से यहाँ मौजूद है विद्या राजपूत। तो विद्या का भी मत जान लेते हैं क्योंकि इन्हें तो कानूनी मान्यता प्राप्त है। विद्या, आपका क्या मत है इस विषय पे? देखिए, जीने का हक तो सभी लोगों को है, चाहे वो विषम लैंगिक हो या समलैंगिक हो या किसी भी शायद वो लैंगिकता से परे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मनुष्यता है, जो इंसानियत है, उसको लैंगिकता से ऊपर रखनी चाहिए। अब आप बताइए, अगर कोई विषम लैंगिक है और वो अपोजिट सेक्स के लिए उसके अंदर में अट्रैक्शन है, इमोशन है, और तो ये चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सेम सेक्स के प्रति भावनात्मक आकर्षण है, यौन आकर्षण है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमें सभी लोगों को समान नजरिए से देखना होगा। कोई माइनॉरिटी है तो उसके मानवाधिकार का हनन ना हो। और रहा सवाल कि आते हैं तो उस समय उल्लेख है, कई ऐसे ग्रंथ है जहां पे हमारे देवी देवताएं अपना रूप स्वरूप चेंज करते हैं। आप अगर मध्यकाल को पढ़ें तो मध्यकाल में ऐसे बहुत से समलैंगिक कहना चाहिए कि राजा महाराजा गुप्तचर, डाकिये और सेनापति का काम किए हैं। तो अगर हम LGBTQ या मैं कहूं लैंगिक डाइवर्सिटी और डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों का हमारे इतिहास, मध्यकाल और आज भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और ना सिर्फ मैं समझती हूं कि शादी को भी मान्यता देना चाहिए, बच्चा गोद लेने का भी अधिकार देना चाहिए और प्रॉपर्टी का भी अधिकार देना चाहिए। मेरे साथ अगर कोई मेरा पार्टनर है, ठीक है, तो मेरा वो सुख दुख करता है तो भाई उसको ही तो ये सारी चीजें जानी चाहिए। अगर हमने कोई चीज कमाया है तो वो कोई चीज और कोई क्यों ले? अगर उसने हमें समाज से बाहर निकाला, पर बहिष्कृत कर दिया, फिर ये मुझे लगता है कि समाज में सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर देना चाहिए। और जो एक मैरिज के बाद जो सिस्टम क्रिएट होता है बच्चा गोद लेने और बाकी चीजें, इन सारी चीजों को भी वैध कर देना चाहिए। जैसे और भी दूसरे 50 कंट्री में इन सारी चीजों को मान्यता दिया गया है। मेरे यहाँ इस स्टूडियो में बैठने से किसी भी प्रकार की कोई मतलब यहाँ का माहौल नहीं खराब हो रहा है। तो अगर देश में समलैंगिक शादी करेंगे तो कोई माहौल खराब नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आबादी की आंधी है वो रुकेगी। अच्छा, 29 देशों में इसको मान्यता भी मिल गई। रेणु पॉल जी की तरफ रुख करते हैं जो कि इसके विपक्ष में है और जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है जहां पर हम समान लिंगी संबंधों को मात्र मित्रता के रूप में देखते हैं। वहां पर देखते हैं कि स्नेही संबंध हो सकते हैं, लेकिन जहां पर शारीरिक संबंधों की बात आती है वहां पर ना हमें सामाजिक मान्यता हमने दे रखी है और ना ही हम चाहते हैं कि कानून को इस तरह से मान्यता देनी चाहिए। आपका क्या मत है रेणु जी? जिस तरह से हमारे बाकी वक्ताओं ने अपनी बात रखी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे कि
अगर इसको मान्यता दे जी, तो सबसे पहले तो हमारे समाज, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ 4 लोगों के बीच की बातें हैं। जब आप बाहर जाते हैं 10 लोगों के बीच में, तो वो अलग ही, आप खुद ही उस चीज को फील करेंगे, ये कहने वाली बात नहीं है। लेकिन उस चीज से बचना है। समाज में महिलाओं का सम्मान कम होगा, महिलाओं को आदर सम्मान नहीं दिया जाएगा। समलैंगिक विवाह वाली बात कर रही हूँ मैं, अदर किसी में नहीं कर रही हूँ। तो क्या है, एक खिलौने के तौर पर ये फिर हम इंसान नहीं कहलाएंगे, है ना। मानवता की श्रेणी से अलग समझती हूँ मैं इस चीज को कि प्रेम अलग चीज है। हम तो किसी से भी प्रेम करते हैं भाई, जानवरों से प्रेम करते हैं, XYZ किसी से, तो ये नहीं कि हम उससे शादी कर लें। और दूसरा, ये कानूनी में, हमारे जैसे कानून में बहुत सारे नियम हैं, तो हम अगर कुछ हमारे साथ दुर्घटना होती है तो हम कैसे न्याय के लिए लड़ाई करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि अगर मेरी जो संपत्ति है, सही बात है भाई, आपकी संपत्ति, तो वहां पर विरोध, मतलब आपको आपत्ति आएगी, बहुत सारी परेशानी आएगी, क्योंकि आप दोनों सेम हैं। कानून में भी नियम है स्त्री पुरुष का अलग अलग। इसके साथ साथ समाज में बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो हमारा शारीरिक हनन तो होगा ही होगा, हार्मोन्स भी खराब होंगे और शारीरिक विकास, मानसिक तो रुक ही गया समझ लो, अगर इसको मान्यता देते हैं तो। जी, सत्यम की तरफ रुख करते हैं। सत्यम, आपसे जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि सामाजिक परिवेश है और जैसा हर एक माँ का सपना होता है कि वो बहू लेकर आए या फिर बेटी के लिए एक अच्छा दामाद ढूंढे, अब जब इस तरह के विवाह होंगे जहां पर सिर्फ बच्चों की चॉइस ही मायने रखेगी, तो उन सपनों का क्या जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर देख रहे हैं, या उन बच्चों का क्या जो इस तरह से नई दिशा की ओर तरफ जा रहे हैं, और फिर वो जो जेंडर में हम डिफरेंस देखते थे, वो डिफरेंस खत्म करके हम चाह रहे हैं कि इक्वालिटी की बात करें, तो वो जो डिफरेंस था, जो समाज को एक ब्यूटीफुल आकार दे रहा था, उसका क्या होगा? पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं विद्या बहन से एक सवाल है, और जो दीदी है जो विरोध कर रही है उनसे भी। देखिए, यदि कोई माँ जो सपना देखती है पूरा नहीं होता, तो उसे उस ईश्वर से सवाल पूछना चाहिए कि प्रभु, इतनी बड़ी प्रकृति में आपने मेरे ही इस बच्चे का चयन तृतीय लिंग या समलैंगिकता के लिए क्यों चुना? मैं बार बार कह रहा हूं कि यह एक जो प्रकृति प्रदत्त गुण है, मैं इसको दुर्गुण नहीं कह सकता। यदि प्रकृति ने दिया है तो ये गुण ही है, तो उसमें उस बच्चे का या उस पेरेंट्स का दोष नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूं, वैज्ञानिक, मनोविज्ञानी, इनको पढ़ना, जानना। जो दीदी का विरोध है वो मतलब नेचुरल है, क्योंकि हम इस बारे में अध्ययन नहीं किए। दूसरा, संविधान की व्यवस्था की बात है। चंद्रमा में यान अभी जाएगा, परमाणु बम अभी बन रहे हैं, तो उसमें संविधान में वो बातें तो नहीं लिखी गई थी। पर यदि आज उसकी आवश्यकता है तो संविधान में संशोधन होते हैं, मार्ग बनता है। अब मैं विद्या दीदी से पूछना चाहूंगा कि देखिए, जीने का अधिकार ठीक है, साथ में आप रह रहे हैं, खुशी खुशी आप जीवन यापन करें, परंतु यदि आप कोई बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, यदि वो नॉर्मल बच्चा हुआ, तो आप कल्पना कीजिए कि जब वो वयस्क होगा तो कहीं उसको ऐसा तो नहीं होगा, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कि समाज में वो आपसे कहीं घृणा तो नहीं करेगा उन पेरेंट्स से कि मेरे माँ बाप जो है नॉर्मल माँ बाप से हटके हैं, तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी? तो देखिए, मैं किसी के तरफ नहीं हूं, आप समझिए। मैं चाहता हूं कि प्रकृति में सब चीजें प्राकृतिक रूप से चले। दूसरा, पशुओं में जो गुण हैं, यदि पशुओं में भी इस प्रकार के तृतीय लिंग और समलैंगिकता के गुण पाए जाते हैं जीव जंतुओं में, तो कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक घटना है, इसको इस रूप में देखना है। मुझे लगता है कि जो दीदी विरोध करी, उनको ये लग रहा है कि यह जो गुण जो समलैंगिकता और तृतीय लिंग का है, वो कोरोना की माफिक है, कि यदि कोई पीड़ित है तो वो दूसरे को फैला देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि एक ही परिवार में 3 बच्चे हैं और यदि कोई एक बच्चा समलैंगिक है, तो बाकी 2 बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल जीवन ही जिएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि समाज में आप इनको स्थान देंगे, सम्मान देंगे, तो कहीं ना कहीं समाज जो है मजबूत होगा। आप देखिए, चाहे वो अर्जुन की बात हो या और भी कई उदाहरण है, तो इनकी व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि यदि हम लोग अपने भारत देश के जो खजुराहो जैसे बहुत सारे प्राकृतिक स्थान है, वहां का जाकर के भ्रमण करें, तो हमें वो दिख जाएगा। पर वो कुछ मंदिरों में, मैं ऐसा नहीं है कि भारत के हर मंदिर में, मतलब मैं वही हिस्सेदारी इनके लिए भी चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह इनको मिले स्थान। और ये जो बेचारे नेचुरल रूप से हैं, जिनमें इनका खुद का कोई गलती नहीं है, दोष नहीं है, ये भी जीने का अधिकार रखते हैं, तो इनके लिए भी तो एक स्थान हम दे सकते हैं अपने देश में। और रही बात धर्म की, सनातन धर्म खतरे में, तो मैं बता दूं, ये जो तृतीय लिंग और समलैंगिकता का जो गुण है, ये धर्म, समाज और जाति से परे है। ये क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, किसी भी धर्म के व्यक्ति में ये हो सकता है, किसी भी जाति, ST SC OBC जनरल, किसी में भी, किसी के भी घर में ऐसे संतान आ सकते हैं।
आप इसको इसी रूप में लीजिए, इससे कोई बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता मुझे लगती है। और यदि इन्हें आप अनुमति देंगे विवाह का, तो ये जब चिन्हांकित रहेंगे, समाज में रहेंगे, तो आपको ये भी भय नहीं रहेगा कि क्या है, कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो रहा है। जी, एक मिनट सत्यम, आपकी तरफ फिर से रुक करूंगी और डॉक्टर विकेश जी का निजी मत भी हम जान लेते हैं इस विषय में क्या है। डॉक्टर विकेश त्रिपाठी, आपका क्या मत है इस विषय को लेकर? जी मैडम, मैं पहले तो देखिए एक बार पुनः ये बात क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को जी कि शारीरिक संबंध आज के डेट में पूर्ण रूप में कानूनी है। जी। ये 2018 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दे दी और बस सहमति दो लैंगिक लोगों के बीच में शारीरिक संबंध सहमति से बनाया गया, तो पूरी तरह से कानूनी वैध है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं। ये 2018 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दे दी और उस हद तक भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरा सवाल विवाह को, समलैंगिक विवाहों की जहां तक बात हो रही है, तो देखिए मैडम, जो है विवाह एक अपने आप में संस्कार है, 16 संस्कारों में, और उसके अलावा मैं सिर्फ बात हिंदू धर्म की नहीं करता हूं और सारे धर्मों की, तो ये बड़ा व्यक्तिगत सा मामला है और इसीलिए हमारे संविधान ने जो है ये व्यवस्था बनाई कि जहां तक विवाह की बात है, तो सारे धर्म अपने अपने धर्म के अनुसार से अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से विवाह को के लेकर नियम और कानून बनाएंगे। और उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, दो हिंदुओं के बीच में शादी के लिए, दो विपरीत हिंदू लोगों के बीच में शादी के लिए। उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसी तरह से क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। और अगर कोई दो भिन्न धर्मों के लोग शादी करना चाहते हो तो उनके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो ये जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में जो पिटीशंस आई हैं, वो बेसिकली जो ये आर्गुमेंट यही है कि ये समलैंगिक लोगों के बीच स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो है उनके बीच में वैवाहिक संबंध अलाउ किए जाए। लेकिन जैसे ही राइट टू मैरिज, विवाह करने का अधिकार हम देते हैं, तो उसके साथ कई सारे और कानूनी पहलू और कानूनी जटिलताएं आती हैं, क्योंकि जो कानून है उसमें आपका उत्तराधिकार का नियम देना होगा आपको। फिर हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा का, तो उसमें कौन किसके हिंसा कर रहा है, या मान लीजिए कि फिर जो है मदर और फादर, तो किसको मदर माना जाएगा, किसको फादर माना जाएगा। तो इस तरह की कई सारे जटिल कानूनी प्रश्न हैं जो कि केंद्र सरकार बार बार अपने आर्गुमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रख रही है। और जहां तक रहा सवाल कि अगर इस पे विचार भी होना है कि दो समलैंगिक लोगों के विवाह का अधिकार दिया जाए, तो मुझे जो लगता है कि एक समावेशी प्रक्रिया के तहत सिर्फ कुछ लोग और कुछ शहरों के लोग या कुछ बौद्धिक वर्ग में विचार विमर्श करके और उन्हें ऐसा लगे ऐसा करने के बजाय, मैं पुनः एक बार कहूंगा कि संसद और विधायिका इसके लिए अच्छी फोरम है, जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरे क्षेत्रों से, भारत के हर वर्ग से हम अपने प्रतिनिधि चुन के करते हैं, जो चर्चा परिचर्चा करते हैं, फिर किसी विषय पर कानून बनाया जाता है। जी, और हम विद्या की तरफ रुख करते हैं। विद्या, बहुत साल पहले हमारी एक बातचीत भी हुई थी कि हमने बात की थी कि यदि लोगों को रोका नहीं गया, रेड अलर्ट एरियाज भी होने चाहिए, क्योंकि वहां आने वाला कौन व्यक्ति है? सामान्य घर का व्यक्ति। वहां प्रोस्टिट्यूट के लिए जाने वाला व्यक्ति कौन है? सामान्य घर का व्यक्ति। तो इस जगह अगर व्यक्ति को पता है कि वो वहां जा रहा है, तो वहां से सिर्फ कुछ लोग खराब होते हैं, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो कितने सारे लोग खराब होंगे ये पता नहीं चलेगा। ये वाली बात हमारी पहले भी हुई थी जब हम बात कर रहे हैं इस तरह के विवाह की। तो अब ये जानना चाहते हैं कि जब इस तरह के विवाह को मान्यता मिल जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि समाज का स्वरूप कुछ अलग ही होगा? देखिए, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि समाज का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर होगा। आपको याद होगा कि 30 मार्च 2019 को पुजारी पार्क रायपुर छत्तीसगढ़ में 15 दूल्हे जो है वो किन्नरों के लिए बारात लेके आए थे। तो इससे हुआ क्या, ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आया और मेन स्ट्रीम कम्युनिटी जो है वो एक्सेप्ट किया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, लोगों के लिए नया इसलिए है क्योंकि ऐसी शादियां ही लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में सिर्फ ये है कि एक लड़का एक लड़की को प्यार कर सकता है, एक लड़की एक लड़के को शादी कर सकता है। हमारे आज भी एजुकेशन सिस्टम में मैं बात करूं तो वो स्टार्टिंग से, मतलब प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, कहीं भी जेंडर, सेक्स और सेक्सुअलिटी को लेके बात नहीं की गई है। एक व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन
और जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो ये पढ़ना और पढ़ाना और जागरूकता और उसके प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। ठीक, लेकिन ट्रांस में भी जो विवाह होता है, एक मेरी विद्या, जो ट्रांस में भी विवाह होता है, ट्रांसमैन ट्रांस वुमन से करता है, ट्रांस वुमन ट्रांसमैन से करती है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि ट्रांसमैन ने ट्रांसमैन से ही विवाह किया हो? नहीं, अभी मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो 15 लड़के थे वो ट्रांस वुमन के लिए लेके आए, तो उनको उन लड़कों के परिवार, कई लोगों को प्रॉब्लम था कि अगर वो ट्रांस वुमेन से शादी करेंगे तो उनसे तो बच्चे होंगे नहीं, ठीक है, फिर वंश कैसे बढ़ेगा। लेकिन उनमें से कई ऐसे परिवार थे, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे बच्चों की जिसमें खुशी है उस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। और आप सोचिए, एक बच्चों की खुशी के लिए तो सारा कुछ होता है, एक परिवार का जो सेटअप है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों तक भी वो बातें पहुंचे, पार्लियामेंट तक चीजें पहुंचे। समय की बाध्यता होने की वजह से इसे यहीं पर रोकना होगा, लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने विचारों को हमारी जनता के समक्ष रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आशा करते हैं इस परिचर्चा से आपको कोई दिशा जरूर मिली होगी। आपके मन में जो भी विचार है आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम तक अपने विचार जरूर पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और विषय पर होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा